अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमर सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अहम खबर से। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि अगला सेटअप निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि निगरान हुकूमत के रोज़ के कामों पर कानून साजी की गई है, क्योंकि कोई मुल्क 6 या 7 माह निगरान सेटअप को महज हाज़िरी लगाने की खातिर महदूद नहीं कर सकता है। यह हुकूमत दो तरफ़ा फैसलों, मईशत, निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स पर फैसले कर सकती है। इलेक्शन एक्ट में रोज़ाना के कामों पर कानून साजी की, इसलिए अगला सेटअप निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। अहम बयान सामने आया है। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या ये फैसला दुरुस्त है। ये साबका PDM हुकूमत की जानिब से जो निगरान सेटअप को, निगरान हुकूमत को कानूनी इख्तियार देने का फैसला किया गया था, इस फैसले को हमारे मेहमान कैसे देखते हैं, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट अतीक रसूल साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नुसरत मिर्ज़ा साहब, सवाल बुनियादी जो है वही आपसे मैं करना चाहूँगी, क्या ये साबका हुकूमत का जो फैसला था कि निगरान हुकूमत को कानूनी इख्तियार दिए जाएंगे, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये बात जो निगरान हुकूमत का जो दस्तूर में लिखा है वो तो हमारे लॉ एक्सपर्ट बताएंगे, अगरचे हम खुद लॉयर भी हैं लेकिन हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। तो वो तो उनका काम तो सिर्फ इलेक्शन कराना है। बाकी तो अगर ये इसहाक़ डार साहब जो अपनी बादशाह चला रहे हैं, वो तो उसका तो जिस अंदाज से उन्होंने जिस काम किया था, डॉलर मैन जिस तरह आए और वो काम उन्होंने किया, वो तो एक अलग बहस है कि वो जिस तरह चाहते हैं अपने बात को कह लेते हैं। और क्योंकि इनके साथ में सारा निज़ाम साथ चल रहा है, तो उस हवाले से तो बात बड़े एतमाद के साथ कह रहे हैं, एज इफ दैट ही इज़ द मास्टर, ही इज़ रनिंग द शॉट। तो बेसिकली तो ये बात जो काम जो होता है वो इनका सिर्फ निगरान हुकूमत का 90 दिन के अंदर एज़ पर लॉ, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यही है कि वो 3 महीने में इलेक्शन कराएं और चलते बने। अब वहाँ पर क्योंकि प्रॉब्लम आ गया है जो सेटअप मर्जी का है, वो अब उसके लिए जो कोशिश हो रही हैं वो उसमें अब जो भी ये लोग देखते हैं वक्ती तौर पर उस तरह से वो लोग अपने फ़ैसले को बदलते रहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा कर दी है वो एक अजीब सी पेचीदा सूरत हाल है और बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ रही है, और जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो कौम को और मुल्क को और इदारों को नहीं फ़ायदा हो रहा है। सही मुश्किलात में हम पड़े घिर रहे हैं रोज़ बरोज़। और ये जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में मेरे ख़्याल में तो इसहाक़ डार साहब का ये कहना जो है वो बज़ात ख़ुद एक बहुत गलत बात है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, और जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया दस्तूर में उस पर जाना चाहिए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, बड़ी वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया है। जी जी, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। PJ मीर साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी मिर्ज़ा साहब भी कह रहे थे कि नॉर्मली हमने यही देखा और यही सुनते आए हैं कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद साफ और शफाफ यकीनी बनाना और साथ ही साथ उन्होंने चले जाना है। अब उनको कानूनी इख्तियारात देना और फिर यहाँ तक बाउंड करना कि अगली हुकूमत भी ये इख्तियारात मानेगी, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, या तो आप डेमोक्रेसी की तरफ चलें या ना चलें। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये केयर टेकर है। और केयर टेकर का मतलब है यू जस्ट टेक केयर ऑफ द इलेक्शंस। बिल्कुल उन्होंने फरमाया मेरे भाई ने। अब द क्वेश्चन इज कि आपने एज अ केयर टेकर काम करना है या इम्प्लीमेंटेशन। इस बयानिया के साथ जो इसहाक़ डार साहब ने किया है, इसका एक दूसरा भी एक पहलू आता है। हाँ, हम बिल्कुल मानेंगे, लेकिन ये जो गलत फैसले हैं ये फिर इनको भी मानेंगे। ये देखें, यहाँ एक डिबेट आएगी आगे कि इन्होंने तो गलत फैसले किए हैं। नंबर 1, आधे एक्सपर्ट्स ये तो बेचारे गिने चुने आप सिलेक्ट करके लोग लेके आ गए, आपने कुर्सियों पे बिठाए हुए हैं, और वो जो कुर्सियों पे आपने बिठाए, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट सीजन्ड पॉलिटिशियंस, और दे आर नॉट इवन सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स। तो अगर आप उनको कहेंगे कि ये आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिसीजंस लें, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। लॉन्ग टर्म पे नहीं होगा। या तो इनको कोई असिस्टेंस दे रहा है, ये बिल्कुल डमीज बैठे हुए हैं, या अगर ये खुद कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनके किसी को एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत एक ही चीज कहती है, इलेक्टेड नुमाइंदे आके काम करेंगे। तो इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड के साथ
آئی تھنک اس کی کافی امپلیکیشن ہو سکتی ہیں آگے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا ہوگا کہ ہاں اگر یہ غلط کریں گے تو پھر ہم وہاں شاید اس کو چیلنج بھی کریں, لیکن کریں گے نہیں کریں گے یہ تو اب آپ کو وقت بتائے گا الیکشنز کے بعد. سر آنے والی حکومت اس فیصلے کو مانے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ڈونٹ وہ کیوں ایک برڈن لیں گے. آپ دیکھو نا, جب آپ سوال کیا ہے آنے والی مانے گی, کون سی حکومت ہے جو جب وہ آئی ہے اور پچھلوں کو کہا یہ تو بڑا اچھا کام کیا, کسی نے بھی نہیں الیکٹڈ کی اگر چیز آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی تو سلیکٹڈ گورنمنٹ کی کیسے کریں سر گے. بڑی ویلڈ بات آپ نے کی, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. عتیق رسول صاحب, اس بات کی قانونی حیثیت کیسے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت بھی ان فیصلوں کو مانے گی, اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بات اس طرح سے اپلیکیبل ہوتی دکھائی بھی نہیں دے سکتی, لیکن اس کے ذرا قانونی پہلو بھی بتائیے گا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو سو مچ. دیکھیں ایک چیز ہم نے سمجھ لی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی 100% جو ڈیموکریسی ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی. ہمیشہ جو ہے وہ اس کے معاملات جو ہے وہ کمزور ہی رہے ہیں. اور ابھی جو انٹرم سیٹ اپ کی جس سے آپ بات کر رہے ہیں, تو انٹرم سیٹ اپ کا اگر پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں, یہ کوئی ڈیولپ اگر کنٹری ہوتا, وہاں پر اگر اس طرح کے معاملات ہوتے, وہاں پر جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا اور وہ بالکل اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا, پھر تو ہم کہہ دیتے کہ یہ 100% جو ہے وہ قانون کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق ہی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے. پاکستان اس وقت اکنامکلی جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. پاکستان کے بارڈرز کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. پاکستان انٹرنیشنل دنیا میں جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر مختلف حوالوں سے جو ہے وہ پریشر موجود ہے. ایسی صورتحال میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ لے کے چلے گی اور جو وہ فیصلے کریں گے وہ کس حوالے سے کریں گے, ہمارے ہاں یہ بھی کلیئر نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 2 جو ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے الیکشن نہیں ہوئے. ہمارا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق جو انٹرم سیٹ اپ کو ٹائم دیا گیا تھا اس میں الیکشن نہیں کنڈکٹ کروا پا رہا. تو ایسی صورتحال میں یہ جو سچویشن ہے, انٹرنیشنل معاملات کو بھی دیکھیں, نیشنل اور اکانومی کو بھی دیکھ کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% قانون کے مطابق جو ہے وہ اس دائرے کے اندر رہیں گے. یقینی طور پر انہیں ہی ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ کیا ان کے کیے ہوئے فیصلے جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹ مانے گی یا نہیں مانے گی, اس میں بھی پاکستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں, آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ان کے مطلب کے فیصلے ہوں گے وہ ان کو تسلیم کریں گے, اور جہاں پر انہیں ایسا فیل ہوگا کہ یہ ہمارے سٹیکس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے وہ اس سے انکار کر جائیں گے. یہ مکس رہے گا. تو میرا جو خیال ہے یہ 50-50 سچویشن رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ 100% وہ انکار کریں گے اور 100% مانیں گے بھی نہیں. اپنے مطلب کو اور اپنے مفاد کو دیکھ کے وہ ایگری کر جائیں گے, باقی پہ ڈس ایگری کر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا عتیق صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. ذرا پبلک پول کی بھی اسی سوال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیا سابقہ PDM حکومت کا نگران حکومت کو قانونی اختیار دینے کا فیصلہ درست تھا؟ صرف 33% کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے, جبکہ 67% اس کو ماننے سے قاصر ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ یورپین ارکین پارلیمنٹ کا پاکستان کے لیے GSP پلس اسکیم میں توسیع کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اس حوالے سے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں نگران وزیر تجارت نے کہا ہے کہ الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یورپی یونین اراکین نے 2027 تک ترجیحات کی عمومی اسکیم GSP پلس کے قوانین کو رول اوور کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور توقع ہے کہ یورپی کونسل جلد ہی موجودہ اسکیم کی توسیع کے لیے اپنی حتمی منظوری بھی دے دے گا. اب جاننا ہم اپنے مہمانوں سے یہ چاہیں گے کہ یہ فیصلہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. یقیناً یہ بات خوش آئین تو ہے, لیکن کیا اس سے کوئی معاشی بہتری آنے کے بھی چانسز ہیں؟ پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے, اور کیا یورپی یونین کے اس فیصلے سے جو ہے وہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, معاشی استحکام آنے میں کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکے گا یہ فیصلہ, یا پھر پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی بن سکے گا اس فیصلے کے سبب؟ کوئی جو ہے وہ پازیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ یہ صرف ایک فیصلہ ہی ہے اور محض ہم اس پر اس طرح سے نہیں اس کو کوپ اپ کر سکتے, یا پھر ہم اپنی معاشی بہتری کے لیے اس فیصلے کو خوش آئین نہیں سمجھ سکتے. آپ نصرت مرزا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے کے تھرو اگر ہم دیکھیں تو کیا معاشی بہتری آنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے, اور اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو 4 سال کی یہ اسکیم جو ہے بہت بڑی زبردست اسکیم ہے, جس کے تحت 4 سال کے اندر بڑے مواقع ہمیں مل جائیں گے. اور اگر یہ جو ہماری کاٹن بک جائے اور ہمارا یہ جو
इस दफ़ा काउंटर पे कि हमारी जो पैदावार भी बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा हुई है, अल्लाह का शुक्र है, कोई यानी बड़ी परसेंटेज बढ़ी है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर हमारे कॉटन के मलबूसात हैं जो वैल्यू एडेड है, जो हमारे जो मामलात हैं, अगर वो हमारे बिक जाते हैं यूरोप के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की इकनॉमी को बूस्ट देगा और एक ये बड़ी क़ुव्वत का सबब बनेगा पाकिस्तान की मईशत को। और ये जो एक सिग्नल दिया है उन्होंने, ये बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है दुनिया भर के लिए, जो कि बहुत कोशिश इंडिया करता रहा है कि हमें ये इस स्टेटस को ख़त्म कर दे। लेकिन क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है जो ट्रूडो के साथ में, जो कनाडा के वज़ीर आज़म है, उनके साथ में जो झगड़ा करके वो एक ऐसी पोजीशन में आ गया है जिसके अंदर ये मुतनाज़ा बन गया, जिसका हम इज़हार बार बार करते रहे थे कि इंडिया इज़ वेरी डेंजरस कंट्री। वो 1000 साल तक ऐसा स्प्रिंग है जो कि 1000 साल तक दबा रहा है, और एकदम से उसके ऊपर से जब प्रेशर उठा है तो वो उसने तबाही मचाना शुरू कर दी है। तो वो अब धमकियाँ देने लग गया है, ट्रूडो के कत्ल की तक की है धमकी वहाँ के लोग देने लग गए हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब सब लोगों को ये होश आना शुरू होगा, वो बहरहाल ये ज़रूर है कि अमेरिका के इस प्लान के तहत वो इंडिया को यूज़ करना चाहते हैं चाइना के ख़िलाफ़, और वो तिब्बत में लड़ाई कराना चाहते हैं पाकिस्तान की सरहद से दूर। तो ये जो यूरोपीय यूनियन का जो फ़ैसला हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत ही यानी पाकिस्तान के ऐन मफाद में है, और पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए 4 साल के अंदर अपनी मईशत को, अपने सामान को भेजकर। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम करने चाहिए, इस फैसले से फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि बगैर सियासी इस्तेहकाम के मुआशी इस्तेहकाम पॉसिबल नहीं है, तो उस जानिब भी तो रोशनी डालिए। देखिए, मुआशी इस्तेहकाम की बात यह है कि हम ये जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि खुशकिस्मती से मैं यहाँ कराची के अंदर 7 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, मैं सब में गया हूँ। उसके अलावा इसके बाद जो गोल्डन ट्रायंगल आपका है, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, सारे मुझसे मैंने इंटरव्यू किए हैं STV की तरफ से। तो उसके अंदर अब मैंने ये देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो खामोशी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और एक ज़माने में जब हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची था, जो साइड का एक चैम्बर है, सबसे बड़ा चैम्बर है जो पाकिस्तान का, सबसे बड़ा तो काटी हो गया अब, तो वो उसमें ये कहता है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है सर खुजाने की, और हम जो ओवरनाइट 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। ये उस ज़माने कोरोना की बात थी, लेकिन अब भी ये अगर ये काम करेंगे तो हमारे पास बहुत ऑर्डर हैं, और ये इसका मतलब यही है कि हमें ऑर्डर मिलेंगे, और इसका मतलब यही है कि वो लोग ये तैयार हैं हमारा माल खरीदने के लिए। ठीक हो गया सर, इससे ट्रेड में भी इजाफा होगा आपके नज़दीक, और सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं ये फैसला पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइंद है, और क्या इससे मुआशी बेहतरी आ सकेगी? बिल्कुल आ सकेगी और इंशाल्लाह आएगी, लेकिन इसकी 2 कंडीशंस हैं। आएगी जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में करने देंगे, जब आप रेड टेप हटा देंगे, जब आप जो आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, SMEs या इवन बड़े कॉर्पोरेशन जो हैं, आप इनको बिजनेस करने देंगे और इन पे हर्डल्स नहीं डालेंगे। बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और साथ ही साथ अगर आज हम इसकी बात कर रहे हैं, आप क्रेडिट एक आदमी को दें जिसने जद्दोजहद की बहुत, और इसको पाकिस्तान को GST में लेके आए यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप की सपोर्ट के साथ, और वो है चौधरी सरवर, जो कि पुराने हमारे गवर्नर रहे हैं और फर्स्ट मुस्लिम MP ऑफ ब्रिटेन। इनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है GST, पाकिस्तान को GST में लाने के लिए। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम। ठीक है, 4 साल लगे, बट उसके डिविडेंड्स आपको पे हुए। आज देखो ना, यूरोपियन यूनियन ने आपको एक्सेप्ट किया, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। हमें पॉजिटिविटी भी जाना है। हम इस मुल्क के अंदर हर जगह नेगेटिव पे हैं। देखो, हमारे पास बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं जिनको हमें आगे लेके जाना है, और इनकरेज नए बिजनेस वालों को भी और पुराने वालों को भी कि यस, देयर इज अ डायरेक्शन एंड पाकिस्तान कैन रिकवर। हम पहले नहीं थे, ठीक है, मिसमैनेजमेंट की वजह से हमें धच के पड़े, लेकिन पोटेंशियल हमारा पूरा है। लेकिन इस सारे पोटेंशियल को जब हम GST के लेवल पे लेके जाएंगे, और आपका एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा, वो एक ही तरीके से बढ़ेगा कि आप लोगों को आसानी से बिजनेस करने दें। ये नहीं करने देते आसानी से बिजनेस, इसीलिए आपका जो बिजनेसमैन है ये भाग जाता है, ये कहीं और जाके अपने सेटअप्स लगा देता है। तो आप इनको इनकरेज करो पाकिस्तान में आए। बाहर से आपके इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने दुबई में अपने कंसर्न्स लगा दिए, उन्होंने स्पेन में लगा दिए, और पोर्चुगल के एरियाज में लगा दिए। हम इधर क्यों नहीं लगा सकते? सर, इस सरमायाकारी को इनकरेज करने के लिए दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने की भी जरूरत है, सिफारती सतह पे। मैं कहना चाह रही हूँ कि सिफारती पॉलिसीज को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखो जी, हमारी सिफारती पॉलिसी
बड़ी क्लियर है। हम पीस मांगते हैं, ट्रैंक्विलिटी मांगते हैं, रीजन के अंदर हम अमन मांगते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे हाथ हैं दोस्ती के हर जगह खुले हुए। लेकिन अगर आपको एक नेगेटिव रिस्पांस, पर्टिकुलरली ये जो आज इंडिया के अंदर जो जुंटा बैठी हुई है, ये एक का मैं समझता हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक लानत है इंडियंस के ऊपर कि ये जो लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने अपने लोगों को गुमराह कर दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ। अभी मेरे भाई ने बात की है, देखो कनाडा के अंदर उनसे टक्कर ले ली है, हालांकि इनको इंटेलिजेंस शेयर करनी है, ये हमारे साथ शेयर नहीं करते, तो उनके साथ कहाँ करते? तो ये इनका जो एटीट्यूड है, इवेंचुअली आप देखोगे इसको ओवरराइड दुनिया कर देगी, और दुनिया के भी अब आंखें खुल गई हैं कि हिंदुस्तान का एक्चुअली असल चेहरा क्या है। असल चेहरा क्या है? सर बड़ी अच्छी आपने बात की, कंटिन्यू करना चाहूंगी। अतीक रसूल साहब, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? देखें, इसके दो पहलू हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। जरूर। एक तो ये है कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, उनकी तरफ से एक बेहतरीन पॉजिटिव जेस्चर जो है वो हमारे सामने आया, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया है कि वो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिस तरह के पाकिस्तान है, इसकी बेहतरी के लिए जिस तरह के वो इकदाम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनकी तरफ से तो मैं समझता हूँ ये एक खुशगवार जो हवा का झोंका है वो पाकिस्तान की तरफ आया, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, वो क्या करते हैं। हमें ये देखना है कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें मिल रही है उसको हमने कैसे बेहतरीन तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे ताजरान हैं, जो हमारी दरामदात और बरामदात का सिलसिला है वो कैसे बेहतर हो सकता है। हमें इस वक्त ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि हम इस तरह के जो फ़ैसले हमारे इस मुल्क की इकॉनमी के हवाले से हो रहे हैं, हमारी दरामदात और बरामदात के हवाले से हो रहे हैं, इससे 100% फ़ायदा उठा सके। हमें अपने मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, इस तरह की आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो अपने अंदर जो हमारे इस मुल्क के अंदर इस तरह की जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो दरामदात और बरामदात का सिलसिला है, ताजरान के हवाले से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, इवन जो छोटे ताजर हैं उनको एम्पावर करने के हवाले से, जो लीगल और दीगर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत है। अगर ये बेहतर होंगी तभी हम इस तरह के फ़ायदे जो है वो उठा सकेंगे। अदरवाइज़ जिस तरह के मामलात हमारे चल रहे हैं हमें मज़ीद खुदाना खास्ता परेशानी का सामना करना। मैं ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ हम सिफारती सतह पर ताल्लुकात की बेहतरी की बात करें, खारजा पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने की बात करें, वहीं पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने के लिए भी हुकूमत को इकदाम करने चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने जाए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉजिटिविटी भी है, उसको भी हमने निखारना है, उसको भी हमने उजागर करना है, उसको भी अक़वाम आलम के सामने पेश करना है। देखिए, इस वक्त अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क की देखें, उसका जो इमेज चल रहा है, और अगर आप उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करें तो, और फिर साथ इस फैसले को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान को दुनिया जो है वो एक बेहतर मुल्क जो है वो कंसिडर कर रही है। अब इसमें यह है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको हमने बेहतर से बेहतरीन तरीके से अवेल करने के लिए मकामी सतह पर काम करना है, नेशनल लेवल पे काम करना है, ताकि हमारा जो इमेज है वो इंटरनेशनली बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अतीक साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है, ज़रा हम पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। हमारा बुनियादी सवाल ये था कि यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी में भी इजाफा हो पाएगा या नहीं। 43% को ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा, जबकि 57% ऐसा नहीं मान रहे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब ये सवाल बार बार नहीं दोहराना कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब लाहौर में मौजूद होंगे। वो आएंगे और पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम का एजेंडा सेट करेंगे। मौशी बहाली के लिए उनके पास जो प्लान्स हैं वो भी वो आवाम के साथ शेयर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम कानूनी हालात का डटकर मुकाबला भी करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, उनसे ये जानेंगे क्या वाकई नवाज़ शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो मुकाबला करेंगे तमाम हालात का। अगर उनके खिलाफ साजिश हुई थी और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि कानूनी माहिरीन ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो ये ग्रीन सिग्नल क्या वाकई कोई डील है, बैकडोर कोई डील चल रही है, हो गई है?
तय पा सकती है आने वाले दिनों में, या फिर इसके बरक्स तमाम तर हालात हैं और नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वो मुल्क के लिए कोई खुशहाली का पैगाम लेकर आएंगे, मुल्क की खुशहाली और मौशी इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोई एजेंडा सेट करेंगे और तमाम हालात का डटकर मुकाबला करेंगे। अतीक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ तो क्या लग रहा है, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं? कानूनी तकाजे क्या कहते हैं कि वो तमाम हालात का मुकाबला भी करेंगे और उन्हें कानूनी माहिरीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है? देखें, एक चीज़ तो हमें ये समझनी है कि कानून जो है वो ज़ाहिर है उसका जो ऑप्शन है वो हर वक्त उनके पास मौजूद था। वो अदालत के ज़रिए ही जो है वो बयान अल्फ़ी देकर मुल्क से बाहर गए थे और उस वक्त उनकी जो अपील, इस वक्त भी कुछ अपील्स पेंडिंग है, कुछ मामलात चल रहे हैं। जो भी डिसीजन था, आप अगर इस पूरा जो केस उनका था अगर उसको देखें तो ज़ाहिर है वो लॉ के और कोर्ट्स के जो है गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें कानूनी तकाज़े ज़ाहिर है डेफिनेटली जब वो मुल्क में आएंगे उनमें उनके ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं और जिसमें वो कन्विक्ट हुए थे उसके हवाले से तमाम जो प्रोसीडिंग्स है ज़ाहिर है उसको वो जब तक उससे गो थ्रू नहीं होंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे कानून के सामने, अदलिया के सामने और कोर्ट में अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं करेंगे, तब तक ज़ाहिर है उन्हें अपने आप को बिल्कुल कानून के सामने पेश करना पड़ेगा, अदालतों के सामने पेश करना पड़ेगा। और अगर इस मुल्क के अंदर आप आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि वो 3 बार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और मकबूल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ज़ाहिर है इस मुल्क की जिसकी वो सरबराही कर चुके हैं, इस मुल्क के कानून की जो अमलदारी है और इसकी जो सुप्रीमेसी है उसके हवाले से भी उन्हें जो है वो पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए। और वो जब तक नहीं आएंगे, आवाम को ये नहीं दिखाएंगे कि वो अपने आप को अदलिया के सामने सरेंडर कर रहे हैं, कानून के सामने सरेंडर कर रहे हैं और जो कानूनी तकाज़े इस मुल्क के और इस मुल्क के आइन के हैं उनको तमाम को पूरा कर रहे हैं, तब तक मेरे ख्याल में उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। वो आएँ और कानून को जो है वो फेस करें और अपने आप को अदलिया के सामने सरेंडर करें, अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए जो भी कानून के अंदर उनके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं उनको वो अवेल करें और अदालत के रहमो करें। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं है नवाज शरीफ साहब की वापसी में और साथ ही कानूनी माहिरीन ने उनको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, तो क्या फौरी गिरफ्तारी भी पॉसिबल है? और नवाज शरीफ साहब ये अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस चीज़ के लिए विलिंग है कि फौरी तौर पर अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उन्होंने अगला लाएअमल तय करना है? देखिए, कानून के अंदर जो है वो ज़ाहिर है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ कि जब भी आप जो है वो किसी केस में कन्विक्ट हो जाते हैं और उसमें आपको सज़ा हो जाती है तो उस वक्त मामला डिफरेंट होता है। अगर आप बेल लेकर जाते हैं तो फिर उस वक्त मामला जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इस वक्त ये गए थे, आपके इल्म में भी है, एक जो बयान अल्फ़ी है वो जमा करवा कर गए थे और उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे इनकी जो ट्रैवलिंग है वो इनको परमिशन उस वक्त दी गई थी और उस वक्त से अब तक इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि जितने दिन का वो इजाज़त लेकर गए थे, जितने वक्त के लिए उन्होंने परमिशन ली थी वो अब उससे एक्सीड कर गए। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर सामने ये थी कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर ही गए थे। क्या अब भी उनकी मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो उसको इंडोर्स करती हैं, सपोर्ट करती हैं? कोर्ट के अंदर ज़ाहिर है ये आएंगे और इनकी गिरफ्तारी के चांसेस भी मौजूद हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम ये बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर अपनी जो अपने आप को प्रोटेक्टिव वेल के हवाले से जिसके चांसेस जो है वो 1% मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो भी मौजूद है, लेकिन ऑप्शन मौजूद है और कोर्ट भी किसी को जो है वो ज़ाहिर है देख के सुन के, जैसे हम कहते हैं कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, तो इनको जो है वो कोर्ट कुछ ना कुछ सुनने का ज़रूर मौका देगी और अगर वहाँ पर ऐसी चीज़ें सामने आई कि कानून की वॉयलेशन हुई है तो फिर इनकी गिरफ्तारी भी जो है वो हो सकती है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मीर साहब, आपको क्या लग रहा है, जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ 21 अक्टूबर को वो लाहौर में होंगे, वो कानून का डट कर मुकाबला करेंगे, कानून के सामने पेश होंगे, कानून की तरफ से कोई रुकावट नहीं है उनकी वापसी पे और कानूनी माहिरीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इन सब के पीछे क्या कहानी है और क्या अवाम इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए को कबूल करेगी? देखिए, नंबर 1, किसी ने कोई सिग्नल नहीं दिया कि आप आ जाए और आपके साथ जो कह रहा है कि मैं इनको ग्रीन सिग्नल नहीं, नवाज शरीफ डील करके नहीं आएंगे, वो कानूनी तौर पर इसको फाइट करेंगे। लेकिन ये तो एक लीगल चीज है। अब वो गए क्यों थे? उनकी आप कह लो कि उनकी ऑन मेडिकल कंडीशंस, उनकी प्लेटलेट्स का हेल्थ का मसला, ये सारा कुछ। अब वो डिपेंड करता है कि उनको क्या डॉक्टर्स इजाजत देंगे कि आप आ जाएं। ये तो आपको 5 दिन पहले पता चल जाएगा कि वेदर ही इज एक्चुअली कमिंग और नॉट, क्योंकि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो अभी उनको मिल के लंदन में 2-3 दफा मिला,
The question is کہ آپ دیکھیں کہ وہ بات اس طرح نہیں کرتے جس طرح وہ کرتے ہوتے تھے because of his condition. ان کا ہارٹ کا ایشو ہے, ان کا irregular heart beat ہے, اور of course ان کے پیس میکر اینڈ فیبریلیٹر لگا ہوا ہے. تو ٹریول ضرور کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو جلسے ہوتے ہیں it demands a lot out. آپ کو بڑا زور سے بولنا پڑتا ہے, آپ کو بڑا enthusiastically بولنا پڑتا ہے. کیا وہ کر لیں گے؟ I doubt it. So I think it depends on the doctors کہ آپ کو وہ کس کنڈیشن میں الاؤ کرتے ہیں کہ کیا نہیں. انہوں نے ضرور آنا ہے, آنا پہلے بھی ہے, میں ان کے ساتھ بھی آیا ہوں, آنا ضرور ہے, لیکن obviously یہاں سے جب وہ بیل پہ نہیں گئے, ان کو ایک جس طرح ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ وہ ایک آپ کہہ لو کمپیشنٹ گراؤنڈ کر لو اور میڈیکل کنڈیشنز کر لو, اس وقت گئے. تو واپس جب آئیں گے تو he has to go and face the law. اب وہ کس طرح ہوگا, اس کے ڈائنامکس کیا ہوں گے, only a legal expert can answer that. But at this present moment in time, I think بھائی کئی بیانیاں چینج ہوں گے, کئی نئے بنیں گے, کئی پرانے بنیں گے, لیکن یہ آپ ایکچوئل سٹوری جو ہے یہ 5 دن پہلے آپ کو پتہ چلے گی whether he is actually coming or whether he is not coming. سر اگر ہم اس وقت صرف ایزیوم کریں کہ وہ آ جاتے ہیں, آ کے جن حالات کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ فزیکلی اور مینٹلی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تمام تر چیزیں بیئر کر سکیں, پھر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ایک پبلک ہوا بھی تو دیکھنی ہے نا, انہوں نے اپنے سپورٹرز کو بھی دیکھنا ہے, لیکن سپورٹ کے اندر انہوں نے ڈیزاسٹر کیا ہے. جو شادرہ کے اندر آپ نے دیکھ لو, یہ وہ لوگ بھر نہیں سکے. کیوں نہیں بھر سکے؟ اٹ واز اے فیلئر آف دا PMLN کمیٹی. ان کو چاہیے تھا لوگ لے کے آؤ یار. تو کیونکہ جب تک آپ لوگ نہیں لے کے آؤ گے تو آپ کیا امپیکٹ کیا کریٹ کرو گے؟ اب جو پلان ہے کہ جی وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے, وہاں سے ہیلی کاپٹر سے ادھر جائیں گے اقبال پارک, تو اقبال پارک جا کے کیا کریں گے جب تک آپ 1 لاکھ آدمی ادھر کھڑا نہ کریں؟ کیا 1 لاکھ کر لیں گے؟ یہ امپیکٹ تو ایک عوام کے اوپر ہے نا کہ کتنے لوگ آتے ہیں. So that again is of course another dynamics جو کہ PMLN has to consider, کیونکہ ان کو لاکھ خالی ہال پہ تو نہیں بٹھانا نا, خالی گراؤنڈ پہ تو نہیں. بالکل سر ایسا ہی ہے. سر اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے. نصرت مرزا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, جس طرح سے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی فزیکل کنڈیشن اتنی اسٹرانگ اور اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ تمام حالات کا مقابلہ کریں, لیکن شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون کا مقابلہ بھی کریں گے, قانونی ماہرین نے انہیں گرین سگنل بھی دے دیا ہے. ذرا آپ بھی اپنا تجزیہ پیش کر دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس نواز شریف صاحب کو میں جانتا ہوں وہ ایک تو شہباز شریف ان کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں, یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ بات جو پی جی میر صاحب نے کہی ہے, ان کا ہارٹ کا پرابلم پہلے سے تھا, وہ 5 منٹ سے زیادہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے تھے جس وقت وہ اچھی حالت میں بھی تھے, لیکن ان کو تقریر کرنے کا بہت شوق ہے. اور مجھے انہوں نے 2005 میں جب میں جدہ گیا تھا ان سے ملنے کے لیے, جب وہ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار کتنے مزے آتے تھے جس وقت ہم جلسے بڑے بڑے جلسے کرتے تھے اور تقریر کرتے تھے, تو پبلک کو دیکھ کر پھر کتنا آدمی خوش ہوتا. وہ ایک سیاستداں کی ایک یعنی اس کی جو اس کے لیے جو انجوائمنٹ ہے یا اس کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے, وہ عوام کا جو سر دیکھتا ہے, وہ جو نعرہ زندہ باد, وہ مرد آباد کے جو نعرے سنتا ہے, اس سے بڑی تمنائی ملتی ہے اس کو. اور یہ معاملات تو ہیں, لیکن بہرحال جو بات میں یہ جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیٹسٹ سچویشن بتائی ہے میر صاحب نے, اس حالت میں کیونکہ ان کو یہ جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے, جب سے وہ وزیر اعظم تھے پہلے, جب دوسری دفعہ تھے, جب میں ان کا ایڈوائزر بنا اس وقت بھی ان کو یہ پرابلم تھا اور وہ خود چھپاتے تھے. لیکن یہ بات پتہ تھی جن لوگوں کو, خاص لوگوں کو, کہ وہ 5 منٹ سے زیادہ کنسنٹریٹ کر ہی نہیں سکتے تھے اور پھر بعد میں دوسری باتیں کرنے لگ جاتے تھے. تو اب ان کے بعد میں پھر ان کا جو علاج ہوا تو پھر اس کے بعد میں وہ بہتر ہو گئے تھے. اور اس کے بعد اب یہ جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ پہلی طور پر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سارا سیٹ اپ جس طرح جانے کا سیٹ اپ کیا تھا کہ پلے لیٹ اپنے گرا لیے تھے جو کہ نہیں گرے تھے, وہ جھوٹا ایک سرٹیفکیٹ لیا گیا تھا, اور پھر اس طرح سے اگر وہ آ کر یہاں پر سارے ارینجمنٹ انہوں نے کر لیے ہوں قانونی طور پر, اور جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں تو پھر وہ کر لیے ہوں گے. لیکن دیر آر ادر فیکٹر جو ویری سیریس فیکٹرس ہیں, وہ کبھی بھی ایک جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کبھی زندگی کے اندر اپنے ایسے معاملات کو بھولتے نہیں ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات جو ہیں وہ ذہن میں ضرور رکھنے چاہیے نواز شریف صاحب کو اپنے معاملے میں, کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ وہ سمجھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. ذرا اس سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا واقعی نواز شریف صاحب تمام قانونی حالات کا مقابلہ کر سکیں گے؟ 29% کو ایسا لگتا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کریں گے, 71% اس کی نفی کر رہے ہیں.
अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।